देखिए यूपीएससी ईपीएफओ 2017 के पेपर में अकाउंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर काफी आपका इजी था। कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए तो काफी आसान है, लेकिन नॉन कॉमर्स वालों के लिए ये थोड़ा सा, जितने भी टर्म्स है ये न्यू होंगे, तो थोड़ा सा आपको मे भी टफ लग सकता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सब में आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज। तो आप सबसे पहले समझिए कि रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, जितने भी नए टर्म्स आएंगे ये सब हम आपको बताते जाएंगे। देखिए रेवेन्यू का क्या मतलब है कि जो भी आपका बिजनेस ऑपरेशन है, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी टोटल सेल हो रही है उसी को कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी मोबाइल शॉप की दुकान है, ठीक है, मोबाइल फोन आप सेल कर रहे हैं और आपने जून मंथ में, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर मंथ में आपने 100 मोबाइल फोन बेचे और एक मोबाइल फोन जो है 10,000 रुपए का है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आपकी जनरेट कितनी हो रही है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 लाख रुपीज का जो है रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो जो टोटल सेल हो रहा है जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए, अब एक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए कि आपने जून में 10 लाख रुपीज का आपने सेल किया, ठीक है, लेकिन ये सब क्रेडिट सेल है, ये पूरा पूरा 10 लाख रुपए आपको जुलाई में मिल रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो 10 लाख रुपए का सेल हो रहा है, सेल तो आपने जून में किया है लेकिन पैसे आपको जुलाई में मिल रहे हैं, तो आप ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जून मंथ में रिकॉर्ड करेंगे कि जुलाई मंथ में। तो देखिए इसके लिए जो है एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है और ये क्या कहता है इसको समझिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये कहते हैं कि जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जैसे ही गुड्स आपने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है, आप उसको रेवेन्यू जनरेट आप समझ लीजिए। क्योंकि आपने अगर जून मंथ में आपने 10 लाख रुपीज का सेल किया है, ठीक है, तो सेल किया, पैसे तो आने ही आने हैं। तो जुलाई में आपको मे भी आपको पैसे मिल रहे हैं, अगस्त में मिल रहे हैं, लेकिन आपने अगर जून में सेल किया है तो रेवेन्यू अर्न जो है हम जून के मंथ में ही दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सर्विस के केस में क्या होता है इसको समझ लीजिए कि जैसे ही आपने सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी, जैसे ही सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई, आप रेवेन्यू अर्न समझ लेंगे। जैसे सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जून में आपने ज्वाइनिंग की थी 1 जून को और सैलरी जुलाई हो गई, अगस्त हो गई, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है सितंबर में। ठीक है, तो जून की सैलरी आपको सितंबर में मिल रही है, तो आप जो ये अपना इनकम आप अर्न दिखाएंगे वो सितंबर मंथ में दिखाएंगे या जून मंथ में दिखाएंगे। तो देखिए जैसे ही आपने काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आप रेवेन्यू अर्न आप समझ लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसा आपको कभी भी मिले। तो सर्विस के केस में जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे आपने जून में आपने जॉब कंप्लीट कर ली, तो हम जून में ही रेवेन्यू अर्न समझ लेंगे। ठीक है, अब एक आता है, एक केस आता है मिनरल का केस। ठीक है, मिनरल का क्या केस होता है इसको समझिए। देखिए मिनरल के केस में क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कोई भी मिनरल माइन हो जाता है, इसकी माइनिंग हो जाती है, ठीक है, गोल्ड हो, डायमंड हो, जैसे ही ये इसकी माइनिंग कंप्लीट हो जाती है, ये तुरंत इस सेल के लिए तैयार हो जाता है, ये तुरंत मार्केट में बिक जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आप तुरंत इसके रेवेन्यू अर्न आप समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच गोल्ड इज। तो डिलीवर से मतलब नहीं है, सोल्ड से भी मतलब नहीं है। देखिए माइनिंग, जैसे ही माइनिंग हो गई गोल्ड की, ठीक है, वो तुरंत क्या होगा, रेवेन्यू आप अर्न समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और टोटल इसमें 15 चैप्टर का यूज है, लेकिन पूरा चैप्टर तो आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो रेवेन्यू क्या होता है आप समझ गए हैं कि जो भी बिजनेस का टोटल सेल है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया या सर्विस आपने कंप्लीट कर दी है, ठीक है, आप रेवेन्यू अर्न आप समझ लेंगे। ठीक है, कैश आपको कभी भी मिले, बस जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया है ये हम रेवेन्यू अर्न समझ लेंगे। तो ये गुड्स का केस है, ये सर्विस का केस है और ये मिनरल का केस है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में मिनरल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी गुड्स या सर्विस का भी पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कहा गया है कि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन। देखिए पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट ये क्या होता है इसको समझिए। ठीक है,
मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट तभी निकलेगा कि जब हम रेवेन्यू और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं इसको हम मैच कराएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने सपोज कीजिए कि मोबाइल फोन आपने 10 लाख रुपीस का सेल किया है। ठीक है, अब आपने ये मोबाइल फोन सेल करने से ये 10 लाख रुपीज आया है, तो आप मोबाइल फोन खरीदे होंगे तो एक्सपेंस भी हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि आपका टोटल 9 लाख का एक्सपेंस हुआ है, तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच कराना है जिससे हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि सपोज कीजिए कि ये जो एक्सपेंसेस है ये हमने तो 9 लाख रुपीज का किया था। मान लीजिए कि अभी वो मोबाइल फोन जो है जो हमने 9 लाख रुपीज का खरीदा था, अभी ये 8 लाख का मिल रहा है। तो हम क्या करें, एक्सपेंस को 9 लाख शो करें या 8 लाख शो करें? या सपोज करिए कि ये अभी 950 का हो गया, हमने 9 लाख में खरीदा था, अब जो है जब हम इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं कुछ टाइम बाद तो ये 9,50,000 का हो गया है। तो हम किस पे शो करें इसको, हम क्या लिखें यहाँ पे? तो देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हमने किया है, ठीक है, या जो भी हमारा रेवेन्यू हुआ है, ये सब हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए वही अभी मोबाइल फोन जो है जो हमने 10 लाख में बेचा था, अभी वो उसकी मार्केट वैल्यू 11 लाख है, तो हम क्या करें, 11 लाख शो करें? नहीं, जितना आपको रेवेन्यू हुआ है और जितना आपने ओरिजिनली एक्सपेंस किया है उसी उसी को हमें दिखाना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि सब कुछ जो है हम ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर द एग्जांपल ऑफ। तो देखिए ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, एक्सपेंसेस इंकर्ड। ठीक है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक्सपेंस कर रहे हैं सबको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड, ठीक है, बिफोर बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सपोज कि आप लोगो डिजाइन करा रहे हैं, प्रोफेशनल फीस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस हो गई, लॉयर की फीस हो गई। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब आप प्रिंटिंग करा रहे हैं, इसकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई, तो ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। और ये होते क्या है, तो देखिए इसका बेनिफिट जो है लंबे टाइम तक मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रिसीट, टाइप्स ऑफ रिसीट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो एक नेक्स्ट क्लास में इस पे हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 20 लाख रुपीस की आपने एक कार खरीदी। ठीक है, 2020 में। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अभी उसकी वैल्यू क्या होगी, 2021 में इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या अभी भी उस कार की वैल्यू 20 लाख होगी? नहीं, मे बी 18 लाख हो। ठीक है, मे बी 16 लाख हो। तो देखिए ये जो वैल्यू कम हो रही है, जो 2 लाख रुपए की वैल्यू कम हो रही है, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, इसमें जो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है उसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये हमारा किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक हमने आपसे कहा है कि एक अलग से हम डिटेल बताते हैं आपको, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीट। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए पिछला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आया था, तो एक अलग से हम डिटेल इसको बताते हैं। और डिप्रिसिएशन में कुछ टाइप्स भी है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये कैसे इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें, तो मे भी इससे एक न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो हम नेक्स्ट क्लास, तो मे भी इससे एक न्यूमेरिकल भी आ जाए तो उसको भी हम आपसे डिस्कस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये है क्या समझिए। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझिए। तो देखिए इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, ये अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाती थी पहले। लेकिन वही जो ग्लोबल कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, ठीक है, ये सब अपना अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाती थी, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग। तो एक प्रॉब्लम ये होती थी कि इंडियन कंपनी जो है, ठीक है, ग्लोबल कंपनियों से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कंपेयर नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस लाए गए हैं और आईएफआरएस को बेस रख के, ठीक है, इसमें चेंजेस लाए गए हैं। और अब जो आ गया है वो आ गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या लिखते हैं, आईएनडी
यस, ठीक है। तो अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बनता है वो सब किसके अकॉर्डिंग बनता है, ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको क्या कहते हैं, IND-AS, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनता है। देखिए ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है और ये इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो देखिए आप देखिए इंश्योरेंस होता क्या है कि आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में कोई इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि कभी किसी साल आग लग गई तो उस साल हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं जिससे इसका हमें कवर मिल जाए और इसके बदले में हम प्रीमियम दे देते हैं। तो देखिए जो भी प्रीमियम हम देते हैं 1 साल के लिए देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या है कि 1 मार्च को आग लगी है, ठीक है, और पिछले साल का टर्नओवर हमारा दे रखा है कि 88 लाख का टर्नओवर हुआ है, ठीक है। तो 1 मार्च से लेके 1 मार्च 2015 से लेके 29 फेब, ठीक है, 2016, पूरे 1 साल का टर्नओवर हमारा कितना दिया है, 88 लाख रुपीज, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि एक पिछले साल का टर्नओवर 88 लाख रुपीज है, क्या इस साल भी टर्नओवर हमारा 88 लाख रुपीज होगा? तो देखिए अगर कोविड का केस ना हो या इस टाइप का अगर कोई केस ना हो, ठीक है, तो नॉर्मली टर्नओवर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या है, ये पहले से मान लिया गया है, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस दिखा दिए गए हैं कि हम इस बार जो है इस टाइप की सिचुएशन में हम अपना टर्नओवर 10% इंक्रीज करेंगे, 10% इंक्रीज करके दिखाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आग न लगी होती तो इससे अधिक टर्नओवर हो गया होता, लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस में दे दिए गए हैं कि हम 10% बढ़ा के दिखा देंगे, ठीक है। तो इस बार जो है हम अपना टर्नओवर 10% इंक्रीज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो 10% इंक्रीज करके दिखाएंगे तो कितना, 8,80,000 रुपीज जो है हम इंक्रीमेंट दिखा देंगे। तो इस बार का हमारा टोटल टर्नओवर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए टोटल टर्नओवर हमारा इस बार का कितना हो जाएगा, 88 लाख रुपीज तो होता ही होता, ठीक है, प्लस 8,80,000 हम और इसमें इंक्रीमेंट दिखा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, 96,80,000। तो टोटल टर्नओवर हमारा कितना हो गया, 96,80,000। अब देखिए ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का केस है, ठीक है, इसी पे हमें जो प्रॉफिट होना था यही हमें नहीं मिल रहा है। तो जो जितना हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इसका कवर हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, दे देगी, ठीक है। अब कितना है, ठीक है, प्रॉफिट जीपी रेशियो कितना दिया गया है, 20%। तो ये पूरा पूरा 96,80,000 का, ठीक है, प्रॉफिट 20% कितना हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 19,36,000, ठीक है। यही प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा था और यही जो हमें लॉस हुआ था प्रॉफिट का, यही इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि देखिए 1 मार्च को जो है आग लगी है और पिछले 1 साल का टर्नओवर कितना है, 88 लाख रुपीज। तो इस बार का टर्नओवर कितना होगा, तो ये मान लिया गया है कि हम 10% इंक्रीज करके दिखाएंगे। तो इस बार का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 88 लाख का 10% 8,80,000। तो इस बार का टोटल टर्नओवर कितना होगा, 88 लाख तो होता ही होता और ये इंक्रीमेंट भी दिखा दिया। तो टोटल टर्नओवर है ये 96,80,000, ठीक है। अब जानते हैं आप ये जो टोटल टर्नओवर होता है वो पूरा प्रॉफिट तो होता नहीं है, इसका सर्टेन परसेंटेज ही प्रॉफिट होगा। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, जीपी रेशियो क्या दिया गया है, 20%, ठीक है। और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का केस है, यही प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आग लग गई थी। तो यही जो प्रॉफिट है यही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, ठीक है, आपको दे देगी। तो 96,80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 19,36,000। तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखिए टोटल 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉस हैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट के अंदर होती है। और जितने भी हमारे इनकम एंड गेन है, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारी नॉमिनल अकाउंट में होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे रिलेटेड है? देखिए इनकम और एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट से। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिटेल आपको बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, इसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में श्योर है, डेबिट क्रेडिट, और इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक एक क्वेश्चन था, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन से में भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ
अकाउंट भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पूछा है कि लेगेसी आर जनरली। देखिए लेगेसी क्या होता है इसको आप सबसे पहले समझिए। देखिए लेगेसी क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई मिस्टर ए है, इनके पास जो है 20 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी है। इन्होंने क्या किया कि 15 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी, ठीक है, अपने फैमिली के नाम कर दी, और 5 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इन्होंने एक एनजीओ को डोनेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 लाख रुपीज ये देंगे, ठीक है, तो उसके लिए इन्हें एक विल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो विल होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इसी को हम लेगेसी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इन्होंने एक एनजीओ को इन्होंने 5 लाख रुपीज डोनेट कर दिए और उन्होंने एक स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कि ये पैसे कहाँ यूज होने चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि ये 5 लाख रुपीज से एक पब्लिक लाइब्रेरी बननी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पज बता दिया है, तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लेगेसी फंड। अगर उन्होंने एक पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है तो इसको कहेंगे स्पेसिफिक लेगेसी, स्पेसिफिक, ठीक है, लेगेसी फंड, स्पेसिफिक लेगेसी फंड, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एनजीओ के लिए, ठीक है, जिसको दिया गया है, इसके लिए ये कैपिटल रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है, और इसको जो है लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। ये एनजीओ के लिए क्या है, ये कैपिटल रिसीट है और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, ये लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो इसको हम किस नाम से दिखाते हैं, इसको जो है हम लेगेसी डोनेशन फंड नाम से इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब सपोज कीजिए कि इन्होंने जो है अपने विल में कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अब अगर इन्होंने अपने विल में कुछ अगर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए अगर विल में कोई मेंशन नहीं किया है कि ये पैसे कहाँ खर्च होने चाहिए, तो इसको जो है हम इसको जनरल लेगेसी मानते हैं, इसको हम एक जनरल लेगेसी मानेंगे, ठीक है। और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको इनकम साइड, क्रेडिट साइड इसको हम दिखा देंगे। अगर इन्होंने अपने विल में कुछ मेंशन नहीं किया है कि ठीक है बस डोनेट कर दिया आप कहीं भी खर्च कर लीजिए, तो ये जनरल लेगेसी है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये कहाँ खर्च होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक लेगेसी फंड है और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन न किया हो तो, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो अगर कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप इसको हमेशा स्पेसिफिक लेगेसी मानेंगे, ठीक है। इसको आप हमेशा क्या मानेंगे, स्पेसिफिक लेगेसी मानेंगे और इसको जो है हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेगेसी आर जनरली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में हम भेज देंगे। तो क्या होगा, कैपिटलाइज एंड टेकन टू बैलेंस शीट, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। तो देखिए कंसाइनमेंट का क्या मतलब होता है इसको समझिए, कि जो भी गुड्स हम सेल करने के लिए भेज रहे हैं उसी को कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। जो भी गुड्स जो है हम सेल करने के लिए भेज रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट कहते हैं, द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सेल, ठीक। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए ऐसे लॉस जो सर्टेन नहीं है, सपोज कीजिए आपने गुड्स भेजा सेल करने के लिए और रास्ते में उस कार की एक्सीडेंट हो गई, ठीक, तो उतने का गुड्स आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। या चोरी हो जाए तो ये सब क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। अब बात आती है कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम इसमें क्रेडिट क्या करते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि आपने 10,000 रुपए का जो है ग्लास भेजा है आपने, ठीक है, सेल करने के लिए, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये सारे ग्लास जो है ब्रेक हो गए, तो आप क्या करेंगे, क्या कैसे एंट्री करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। और यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, तो जो भी आपको एबनॉर्मल लॉस होगा हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू।
तो ये हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है इसको आप समझिए, ठीक है। देखिए ज्वाइंट वेंचर क्या है इसको आप समझिए। देखिए कभी भी कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब कुछ लोग आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, ठीक है। अब यही पार्टनरशिप भी है कि कुछ लोग मिलकर अगर एक साथ बिजनेस स्टार्ट करें तो पार्टनरशिप बिजनेस है। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है? तो देखिए जो ज्वाइंट वेंचर है ये टेम्पोररी पार्टनरशिप होता है, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस जो है चलता रहता है। अब सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल सपोज करते हैं कि सपोज कीजिए लखनऊ में कोई एक बिल्डर है ए, ठीक है, और इनके पास जो है 50 लाख रुपीज का जो है, ठीक है, अमाउंट है, इनके पास कैपिटल है 50 लाख रुपीज का। अब वही लखनऊ में एक ब्रिज बनाने का एक टेंडर आया है, ठीक है, और ये है 1 करोड़ रुपीज का। तो ए तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास केवल 50 लाख रुपए है। और सपोज करिए कि वही लखनऊ में एक और बिल्डर है बी, इनके पास भी 50 लाख रुपीज है, ठीक है। तो अब ए तो अकेले अप्लाई कर नहीं पा रहे थे, अब वो क्या करेंगे बी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर देंगे। अब 1 करोड़ रुपए दोनों लोगों का मिला के हो गया, अब ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक इनका ये ज्वाइंट वेंचर रहेगा, और जैसे ही वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट होता है ये ज्वाइंट वेंचर जो है इनका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो ए और बी रहते हैं इनको हम पार्टनर कहते हैं, और ज्वाइंट वेंचर में हम इनको क्या कहते हैं, हम पार्टनर की जगह इनको क्या कहते हैं, को वेंचर कहते हैं। सिंपल है। देखिए ये 11th क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कि 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, और सेल्स दे रखा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से जो है 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम आपको करा देंगे, अभी ये वाला क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर इसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको एक अलग से करा देंगे, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कि 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पे सेल्स दिया है, ठीक है। तो देखिए एक काम किया करिए, देखिए आप एक काम यहाँ करिए कि कभी भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ऑन सेल दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स की वैल्यू भी लिखी है, तब आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 लाख रुपीज है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है, ऑन सेल लिखा है 25% ऑन सेल, तो आप लिख देंगे 25% अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका 5 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है, ऑन सेल जब लिखा रहे तब, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑन सेल नहीं लिखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमने आपको एडिशनल बता दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ये 25%, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का आपने सामान बेचा है ये दिया गया है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट सीओजीएस नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, सेल्स दिया गया है। तो इस केस में आप एक काम कीजिए कि जो भी सेल्स है, ठीक है, आप 25/125 कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 4 लाख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 लाख, ठीक है। तो कभी भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो और सेल्स दिया हो क्वेश्चन में ही, तो आप क्या करेंगे 25/125, अगर ये 35 है तो 35/135, जो भी परसेंटेज दिया गया हो, ठीक है, 35 तो आप 135 कर देंगे, 25 है तो 125 कर देंगे, 5% दिया है तो 5/105 कर देंगे, ठीक है। और इन केस अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना देके डायरेक्ट लिखा होता 25% ऑन सेल, और यहाँ पे भी सेल दिया होता, तब आप फिर इस तरीके से कर देते। तो इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम आपको करा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ब्रांच अकाउंट एंड डेटर सिस्टम इज, देखिए जब हमें अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे हम अपनी ब्रांच ऑफिस खोल लेते हैं, ठीक है, वहां से हम ऑपरेट करते हैं। तो एक जगह हमारी हेड ऑफिस होगी, ठीक है, और कई जगह जो है हमारी क्या होगी, ब्रांच ऑफिस होगी, ठीक। अब देखिए जितनी भी हमने ब्रांच ऑफिसेस खोली है, अब क्या करेंगे, सबका प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सबका हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और सबका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। जो ब्रांच ऑफिस जो है, ठीक है, जहाँ पे भी हमने ब्रांच ओपन किया, अगर कोई कंटिन्यू कई सालों तक लॉस में जा रहा है तो उसको हम बंद कर देंगे। तो हम वो जो ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम देख क्या रहे हैं, सबका हम देख रहे हैं कि कितना इनकम, ठीक है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है, उस ब्रांच अकाउंट का हम यही चेक करते हैं। और जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनका हम बनाते हैं, जो भी हम इनकम और गेन उनका हम चेक कर रहे हैं,
ठीक है, वो क्या होता है, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शन ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो भी हॉर्स पावर होता है उसको हम मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिपार्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, बीकॉम का है ये। इसको हम डिटेल आपको एक अलग से एक टॉपिक में बता देंगे कि डिपार्टमेंट अकाउंट से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब। तो देखिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें दो चीजें बनती हैं। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक आपकी बैलेंस शीट बनती है। और इसका जो फॉर्मेट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस अकाउंट, और इसका जो फॉर्मेट है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, ये कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। ठीक है, और कहाँ पे दिया गया है, तो ये शेड्यूल 3 में दिया गया है। तो शेड्यूल 3 देखिए, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर बाय द पार्टनर। देखिए सपोज करिए कि ए और बी ने जो है मिल के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है और इन्होंने 2 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया है और इन्होंने 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया है। ठीक है, और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो फर्म को जो प्रॉफिट है ये 1 लाख रुपीज का हो रहा है। और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो रहा है, प्रॉफिट जो है, फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये कैसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों को इक्वली 50,000 दे दिया जाए, या जो ज्यादा पैसा लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो कम लगाया है उसको कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये लोग पहले से डिसाइड नहीं किए कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है कि जो ज्यादा लगाया है उसको ज्यादा मिलेगा, या इक्वली डिवाइड करना है, पहले से अगर कोई डिसाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कोई कितना भी कैपिटल लगाए कोई मतलब नहीं, अगर पहले से कोई पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं हुई है तो जो भी प्रॉफिट आएगा जितने भी पार्टनर होंगे हम इक्वली शेयर कर देंगे। तो देखिए डायरेक्ट इसमें क्या लिखा है, इक्वली, तो हम बी पे टिक कर देंगे। सिंपल है। तो देखिए ये आपके पूरे टोटल 15 क्वेश्चन हो गए और पेपर आपका काफी सिंपल था। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स लेवल का रहा होगा वो देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, ठीक है, सिंपल है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा। ठीक है, यूपीएससी का पेपर है। तो देखिए इसमें मेनली जो है 15 क्वेश्चन थे और सब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से थे, इसलिए हमने आपको बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। पूरा चैप्टर तो आपको बताया नहीं जा सकता अभी, उसमें जो 15 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे वो हमने आपको बता दिया। तो इसमें देखिए बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको रिवाइज कर लेने की जरूरत है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये आपको देख लेने की जरूरत है। उसके बाद से कुछ शॉर्ट चैप्टर है, इसको हमें देख लेना है। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर इसी में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ये सब हमें देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बीआरएस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, ये देख लेना है। नेक्स्ट, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, तो ये हमें एक देख लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है ये हमें क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली ये बहुत ही सिंपल सा बेस है। अगर आप सारे चैप्टरों का अगर आप बेस अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो आप आराम से 15 में, अगर आपका केवल बेस स्ट्रांग है तो 12 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एक टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, तो इसको जो है, इसमें से आपको जो भी आपको इसमें टॉपिक आपको टिपिकल लगेगा आप बता दीजिएगा, इसको हम एक अलग से इसको हम कवर करा देंगे।